तो चलिए जान लेते हैं आज के हम दूसरे एपिसोड में हिस्ट्री से संबंधित MCQ क्वेश्चन। शॉर्ट फैक्ट क्वेश्चन है जो भारत की सभी परीक्षाओं रेलवे, बैंक, SSC MTS, GGL, SSC GGL सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और अभी जो 2025 में SSC MTS की परीक्षा होने वाली है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों को अपने पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे, सबसे पहले हमने पहले वीडियो में जाना था सिंधु घाटी सभ्यता और पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, इससे संबंधित सभी क्वेश्चन थे। आज के वीडियो में हम जानेंगे वैदिक सभ्यता से पूरे क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चन इस वीडियो में जानेंगे। जितने भी फैक्ट हैं सारे क्वेश्चन जानेंगे। अब बस एक बात और आपको बता दें, अगर आप लोगों ने हमारे द्वारा दी गई इतने सभी वीडियो देख लिए ना, तो आपको 2025 में सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोगों ने हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियों को पढ़ ला तो, नहीं तो नहीं, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन रखते हैं बस। तो चलिए जान लेते हैं आज का GK GS से संबंधित सारे फैक्ट क्वेश्चन। तो इसमें है स्पीड GK 2025-26 के लिए, चाहे अपन 27 में पेपर दो चाहे 28 में, सभी के लिए है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता के बारे में है। अभी 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, तो हमने पहले बता दिया था कि वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है जो कहाँ तक है, 1500 से ईसा पूर्व से कहाँ तक है, 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है ना, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो आज हमने 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको बता दिया है। अब इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्य भारत आए, मतलब कि आर्य भारत कब आए थे। सबसे पहले आर्य कब आए थे, ऋग्वैदिक काल में आए थे क्या उत्तर वैदिक काल में। तो ये सबसे पहले बताया है ना कभी कार्यकाल कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, तो ऋग्वैदिक काल में आर्य भारत आए थे। जी, ऋग्वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से पहले आ चुके थे आर्य भारत में, लेकिन मतलब अपन में देखें तो ऋग्वैदिक काल के दौरान ज़्यादा मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य आए थे जो वो सबसे पहले कहाँ बसे थे। आर्य आए थे जो वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे थे। और अगला क्वेश्चन है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। मतलब आर्य सबसे पहले बसे पंजाबी में, अफगानिस्तान में। आर्य है ना जो आए थे वो उनका मूल निवास स्थान किसको माना जाता है, तो इसका सही जवाब है मध्य एशिया को माना जाता है। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय, जैसे अब आर्य आए अपने इधर देश में बसे, फिर उनने यहाँ पर रहे, उनको खाना पीना रीति रिवाज सभी हुआ। अब वो जब वो रहेंगे तो यहाँ पर खाएंगे पिएंगे और अपना खर्चा चलाने के लिए, यानी अपने घर चलाने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो उन्होंने सबसे पहले उनको, मतलब उनकी सबसे मुख्य व्यवसाय क्या था, उनने काका करो, तो आर्य लोगों ने उनका व्यवसाय था पशुपालन, वे पशु भी पालते थे और साथ में कृषि भी करते थे। तो फिर अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आर्यों के बारे में। हमने आपसे बताया ना कि अगर हम जिस फैक्ट को उठाएंगे उनके सारे क्वेश्चनों को जानेंगे। मतलब कि अगर हमने आर्य उठाया तो आर्य से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सारे जानेंगे। जैसे हम वैदिक काल के बारे में उठाएंगे क्वेश्चन, तो वैदिक काल के, ऋग्वैदिक में उठाएंगे तो ऋग्वैदिक काल के सारे क्वेश्चनों को जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्य को उठाया है, तो आर्य के ही क्वेश्चन जान लेते हैं सारे के सारे। तो अब अगला क्वेश्चन है कि आर्य की भाषा और उनका पेय पदार्थ, उनका प्रिय पदार्थ क्या था। अब आर्यों की भाषा कैसी थी, आर्यों की भाषा थी कैसी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उनका पेय पदार्थ सोमरस था, एक सोमरस होता होगा, ये उनका प्रिय पदार्थ था। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि
अब आर्यों का प्रिय पशु और देवता कौन था? आर्यों ने अपना प्रिय पशु घोड़ा को माना था और उनका प्रिय देवता था इंद्र। अगला सवाल है, आर्यों का समाज था कैसा था? पितृ प्रधान था। उसमें ज़्यादा पिता को वो दिया जाता था ऊंचा पद, मतलब पितृ प्रधान था, मातृ प्रधान नहीं था। सातवाहन शासकों में था मातृ समान, मातृ सत्तात्मक सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। अब देखो आ गया ना, अब आ गया है क्वेश्चन वेदों के बारे में। सबसे पहले वेदों व वेदांगों की संख्या, मतलब वेदों की संख्या कितनी है और वेदांगों की। तो वेद क्रमशः 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल, ठीक है, अब हमसे लिखते नहीं हैं, बोलते जा रहे हैं। ऋग्वैदिक काल, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदांग संख्या 6 होती है। देखो शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, जोशी, ज्योतिषी, ऐसे हैं जो 6 वेदांग। अब सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन या सबसे पहला वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसमें सूक्त कितने हैं? 1028। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? मतलब जो ऋग्वेद है उसके संकलनकर्ता किसको माना जाता है? तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ऋग्वेद में, अब देखो ऋग्वेद से संबंधित सारे क्वेश्चन जानेंगे अब हम। तो ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि यजुर्वेद क्या, सामवेद या यजुर्वेद में पूछा जाए कि इसकी ऋषि को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत्र और उद्रात कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, मतलब ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा कौन सी नदी वर्णित है? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में जितनी नदियाँ वर्णित हैं उनमें सबसे पवित्र कौन सी मानी जाती है? सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार है? मतलब ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार है और यमुना का उल्लेख 3 बार है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र या पुरंदर है? ऋग्वेद में वर्णन है इनका। अगर पेपर में पूछा जाए इंद्र का वर्णन कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। ऐसे ही क्वेश्चन उल्टे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र है कौन सी जगह? कह में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार किसे माना जाता है? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि देखो गायत्री मंत्र समर्पित है, मतलब जो गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की वो समर्पित किसको है? सूर्य देवता सवित्री को समर्पित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 10 युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? तो 10 राजाओं का उल्लेख 10 राजाओं का युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के तट पर, तो इसका उल्लेख 7वें मंडल में देखने को मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दशराग युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदास व 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अब आगे जो मतलब इनमें क्वेश्चन ये है, हमने थोड़ा गलत बोल दिया कि दशराग युद्ध लड़ा गया। सो अभी का उत्तर है कि परुष्णी नदी, या उसको अब रावी नदी बोला जाता है, पहले परुष्णी बोला जाता था। अगर पेपर में आ जाए तब परुष्णी नदी कैसे कहा जाता है, तो यही क्वेश्चन लगाना कि रावी नदी। तो यह युद्ध है जो परुष्णी और रावी नदी के तट पर सुदास व 10 जनों के बीच लड़ा गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है अब स्पीड जीके 2025-26 में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो आप किस राज्य से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि हम एक वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमको इसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि
आप लोगों को पढ़ाना है तो हमको भी तो पढ़ना होगा, हम भी तो समझेंगे जब भी तो आप लोगों को समझाएंगे। इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यह वीडियो दूसरों के पास ज़रूर पहुँचा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपका अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताते चलते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग फिर देखते नहीं, इसलिए अगला क्वेश्चन है, 8वें मंडल की रचाएँ क्या कहलाती हैं? खिल, मतलब 8वें मंडल में जौन सी रचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल है। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां। और अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल, ऋग्वेद में जो 10 मंडल पाए जाते हैं उसमें सबसे पहला मंडल तो वो क्या कहते हैं और है, लेकिन इसमें सबसे बाद का मंडल 10वां मंडल है। अब ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य यानी न मारे जाने योग्य माना गया था? कौन सा जानवर था? तो उसका सही आंसर होगा गाय को माना जाता था। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है, कहीं से मिलती है? कौन कौन से वेद से? तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से किसकी जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है उत्तर वैदिक काल की जानकारी। ये क्वेश्चन मोस्ट है, इनको जरूर स्टार मार्क लगा लेना और इस शायद क्वेश्चन पूछा भी जाए। हम बता देते हैं, आप याद जरूर करना, ऐसा नहीं बताते कि यही है। अगर आप लोग ऐसा बता देंगे तो आप और क्वेश्चन छोड़ दोगे, इनको याद नहीं करोगे। इसलिए क्वेश्चन मोस्ट है, इसको ज़्यादा ज़रूरी याद करना और इनको पढ़ लेना, एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? उत्तर वैदिक काल से हुई थी गोत्र शब्द की उत्पत्ति। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, अगर आ जाए गोत्र शब्द की उत्पत्ति तो 2 हो जाएंगे ना, उसमें ऑप्शन भी आएंगे। तो इसका ज़रूर याद रखना कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। ऋग्वेदिक काल में इंद्र को माना जाता ना, इसमें प्रजापति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते चलते नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग देखते नहीं। अगला क्वेश्चन है कि गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। और यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि, राजनीति, प्रशासनिक, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में है। अब भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है? तो सामवेद को। आपका अगला क्वेश्चन है कि सामवेद यानी यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने, सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते? हमने अभी बताया था ना कि उद्रात और अद्रवायु। यानी कि सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करत हैं तो उसे उद्र गाता यानी उद्रात भी कहा जाता है, ये है। और यजुर्वेद के मंत्रों को जो उच्चारण करता है उसको अद्रवायु कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है अब कि ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण, ये क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट है, इसमें आप लोग कंफ्यूज भी हो गए तो इनको अच्छे से याद करना। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविंश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। और गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। और शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तो इनको ज़रूर याद रखना अच्छे से, इनमें कंफ्यूज मत होना। इनको 2-3 बार पढ़ लोगे तो अपने आप मन में याद हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुराण तो सुने होंगे ना, पुराण तो अभी तुम लोग सुनते हो पुराण। तो पुराणों की संख्या तो कुल 18 है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है पुराणों के बारे में कि पुराणों की संख्या तो कुल संख्या 18 है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट करते जाओगे
तो आप ही का फ़ायदा है। मेरा तो क्या, मैं एक बार पढ़ा दूँगी, मेरी वीडियो डले लगे, ना चले ना चले, एक इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों का फ़ायदा अगर आप लोग देखोगे तो। पुराणों के बारे में अगला क्वेश्चन आया। पुराणों के संकलन करता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। ये इतिहास के क्वेश्चन है, ये कभी बदलते नहीं, चाहे जब परीक्षा दो। इतिहास, राजनीति, थोड़ी इनमें जैसे राजनीति उनमें करंट अफेयर्स के छोड़ पर थोड़ी बदलते रहते हैं, नहीं तो नहीं, ज़्यादा नहीं बदलते हैं। इतिहास के तो नहीं बदलते। अब पुराणों में संबंध में क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। और अब मौर्यवंश की जानकारी कौन से पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण से। ऐसे यही जानकारी बहुत मुश्त है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अभी मौर्यवंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से, और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। अगर आपसे पूछे कि मौर्यवंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मौर्यवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? और अशोक किसका पुत्र था? एक क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो जानते हैं कितना पढ़ाई करते हो, जानेंगे अगर आप लोग इसका जवाब दे दोगे तो। आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे ही सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है, ऐसे ही गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, उपनिषद विषय वस्तु है किसका? दर्शन का है। आपका अगला क्वेश्चन है, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन किसे माना गया? जैसे 6 दर्शन माने जाते हैं, जिसमें सांख्य दर्शन को सबसे ज़्यादा माना गया है। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, 6 हैं, थोड़ा हमको याद नहीं आ रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि न्याय एवं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? यानी कि न्याय दर्शन है उसके प्रवर्तक हो गए गौतम, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हो गए कपिल। हम ऐसे थोड़ी साथ में क्वेश्चन इसलिए लिख देते हैं कि ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम अलग अलग लिखते रहेंगे तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, योग एवं मीमांसा के प्रवर्तक। योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि, तो मीमांसा के हैं जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड गणित संबंधित है किससे? कर्मकांड से। उपनिषदों की कितनी संख्या है? 108। प्रमाणिक कितनी है? 13। आपका अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते लिया गया है कौन से उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से लिया गया। एक क्वेश्चन सबसे वेरी मोस्ट, एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। रेलवे, एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जितने भी होते हैं। तो हम किस किस का नाम लें? अगला क्वेश्चन है, तमसो या ज्योतिर्मार्ग तथा ओम लिया गया है कहीं से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और भारत की प्रथम कानून की पुस्तक थी मनुस्मृति, यानी कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति थी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन किसे माना गया? मनुस्मृति को। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन थे? मनु। आपको मनुस्मृति से लिखना है यार, मनु, कि मनु ने ही मनुस्मृति की रचना। ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको याद करने का तरीका होता है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं। एक बार पढ़ के तो देखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। ये तो आप लोगों को पहले ही याद होगा, क्योंकि रामायण तो कब से चली आ रही हो, सबके घरों में पहले पढ़ी जाती थी, लेकिन अब ज़्यादा नहीं इसका महत्व नहीं, कोई पढ़ता है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। और महाभारत का अन्य नाम जय संहिता माना जाता है। ये तो क्वेश्चन ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है सबसे मोस्ट, महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया था बदायूं ने 16वीं सदी में किया था इसका फारसी अनुवाद। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतने ही फन फैक्ट क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा,
तो हम इसकी PDF पर ग्रुप बनाएंगे, उस पर डाल देंगे। तो चलिए, हमने क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था और अशोक किसका पुत्र था। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो जाते जाते एक बात और कह जाते हैं कि अगर आप लोगों ने वो अगला वीडियो, पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, और इस वीडियो को देखना। हम इसके बाद अगला वीडियो लाएंगे। ऐसे ही हम पूरे प्राचीन भारत को, मध्य भारत को, आधुनिक भारत को सॉल्व कर लेंगे जल्दी। और फिर हम उठाएंगे सिर्फ राजनीति, जिससे कि पेपर से पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सारी सीरीज सॉल्व हो जाए और आपको प्रैक्टिस भी जल्दी हो जाए। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।